संपन्न हो गई है और उसके साथ ही वोटर्स ने ईवीएम में दूसरे चरण के 1302 उम्मीदवारों की किस्मत को लॉक कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के 6 से ज्यादा मंत्री भी शामिल हैं। 14 नवंबर को न्यूज 18 पर बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे मेगा एग्जिट पोल में किसकी बन रही है सरकार। न्यूज 18 के सर्वे में आपको सटीक विश्लेषण बताएंगे। जैसे जैसे आंकड़े आते रहेंगे हम उन पर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आज बिहार में विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग हुई। बिहार में दूसरे चरण में 67% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बिहार में विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए 18 जिलों पर 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें टर्नआउट करीब 65% रहा। 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान के साथ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी समेत 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। बिहार में कुल 243 सीट पर वोटिंग हुई। बस कुछ ही देर में मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर होंगे। तो फाइनल नतीजों से पहले बिहार का मूड क्या है, वो एग्जिट पोल के माध्यम से आंकड़ों के रूप में आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और जैसे जैसे आंकड़े सामने आते जाएंगे उस पर पॉइंट दर पॉइंट हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे मेगा एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव पर मेगा एग्जिट पोल न्यूज 18 पर देखिए सबसे सटीक विश्लेषण। अब आपको बताते हैं न्यूज 18 ने कैसे कंडक्ट किया है ये मेगा एग्जिट पोल सर्वे। न्यूज 18 की टीम ने दरअसल इसके लिए कड़ी मेहनत की। आपको बताते हैं किस तरीके से इस पोल को कंडक्ट किया गया है। 122 विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने मतदाताओं से बातचीत की है। इसके अलावा एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर सर्वे करके एग्जिट पोल के सटीक आंकड़ों को तैयार किया है। 122 विधानसभा क्षेत्रों में हमने हर एक सीट पर 225 लोगों से यानी कि उन वोटर्स से बातचीत की है। बहुत ही माइन्यूट सैंपल साइज पर हमने फोकस किया है। हर बूथ पर कम से कम 15 मतदाताओं से और पहले चरण में मतदान के अगले दिन घर घर जाकर हमने बातचीत की। यह एग्जिट पोल न्यूज 18 के दर्शकों के लिए तैयार किया गया है, तो कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बिहार में किसकी सरकार आने की संभावना है। पहले चरण के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, दूसरे चरण के भी आंकड़े लगातार आ रहे हैं और वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे आपको सटीक महा एग्जिट पोल। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सचिन रावत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा नुरुल होदा जी वीआईपी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आप सभी लोगों के लिए। रिएक्शन शुरू करेंगे बीजेपी से। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, 60-65% से ज्यादा वोटिंग हो रही है, मतलब आप देखिए कि बिहार में वोटिंग टर्नआउट कैसे है। फर्स्ट फेज का भी जो वोटिंग परसेंट था वो भी 60% से ऊपर था और यहाँ भी 65% से ऊपर मतदान की खबर है। लगभग 67% के आसपास दूसरे चरण की वोटिंग हुई है। अब इस सबको अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है, आप इसे क्या मान रहे हैं? और नॉर्मली जिस फॉर्मूले की बात होती है ज्यादा वोटिंग मतलब एंटी इनकम्बेंसी। आस्था जी, मुझे लगता है कि 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, तब हम सबको क्लियर हो जाएगा। पर मुझे इस बात का जरूर विश्वास है कि बिहार की जनता ने किसी तुष्टीकरणवादी किसी आतंकवादी विचारधारा वाली सरकार का समर्थन नहीं किया होगा। कल एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई दिल्ली में। कोई भी बिहारी ये नहीं चाहेगा कि देश में कहीं भी इस तरह की घटना हो। और बिहार के विकास के लिए पूरे बिहार की जनता ने वोट किया होगा। बिहार की जनता को चूज करना था तुष्टीकरण वर्सेस सामाजिक न्याय में, उसे चूज करना था नमाजवाद वर्सेस सामाजिक न्याय में। विकास चाहिए था या जंगल राज चाहिए था, सुशासन चाहिए था या अराजकता चाहिए थी, कानून चाहिए था या कट्टा राज चाहिए था, बिहारी चाहिए था या घुसपैठिया चाहिए था।
ये बिहार की जनता ने चूज किया है और जो भी रिजल्ट आएगा लोकतंत्र में सब लोग उसका सम्मान करेंगे। हाँ, पर मुझे इस बात का जरूर यकीन है आस्था जी कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वो सारी चीजें दोबारा आ जाएंगी कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, वीवीपैट की पर्ची मिल गई, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और एसआईआर की वजह से लोगों को वोट देने से रोका गया मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने अभी से जो है वो पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं और जब नतीजे आएंगे तो यही सब सामने आएगा कि भाई धांधली हो गई। अशोक यादव जी हमारे बीच में है, सपा प्रवक्ता, महागठबंधन का हिस्सा है, उनकी पार्टी में लौटूंगी। कौशल कांजी, एक बार सभी लोग पहले रिएक्ट कर ले ये वोटर टर्नआउट वाली खबर पर। अशोक यादव जी, डेफिनेटली आप लोग उत्साहित होंगे, ज्यादा वोटर टर्नआउट इसको ऐसे ही देखा जाता है कि शायद जनता ने बढ़ चढ़कर रुझान लिया है, बाहर आकर वोट किया है, शायद वो कोई फैसला सुनाना चाहती है। तो क्या आप इसी चीज से अभी उत्साह उस पर बने हुए हैं आप लगातार, यही एक वजह आपको मिल रही है? नहीं आशा जी, सिर्फ एक टर्नआउट का परसेंटेज बढ़ना ही एकमात्र वजह नहीं है महागठबंधन की जीत का। बहुत सारी वजहें हैं और उन वजहों को देखते हुए इनके एक बड़े मजबूत साथी ओम प्रकाश राजभर जी ने भी आपको पता होगा कि 2 दिन पहले उन्होंने बता दिया था कि वहां पर आरजेडी की सरकार बन रही, मतलब महागठबंधन की सरकार बन रही। इन लोगों को भी पता है, चूंकि बेचारे टीवी बैठे हैं तो कुछ न कुछ बोलना ही है पार्टी के पक्ष में। चूंकि देखिए सवाल कहां से उठता है कि भाजपा के पास या एनडीए गठबंधन के पास वही 20 साल पुराना मुद्दा है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अरे कितना बार एक पुरानी कैसेट चलाएंगे आप लोग, जंगल राज है ना, क्राइम की बात हो रही है, वहां के अपहरण सिंडिकेट की बात हो रही है, उसको तो अपहरण उद्योग कह करके पुकारा जाने लगा था। ये सबको याद दिलाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, मुद्दा तो महत्वपूर्ण है। देखिए आस्था जी, अगर बिहार की कानून व्यवस्था की अगर बात कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था बिहार की अभी भी उस जंगल राज से कुछ मामलों में बहुत ज्यादा, जिसको सोकाल जंगल राज ये लोग कहते हैं, वो जंगल राज नहीं था, वो गरीब राज था। वो गरीब राज था जिन गरीबों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, अवसर नहीं दिया जाता था, तमाम दुश्वारियां होती थी उनके जीवन में। वो लालू जी का शासन जो था, वो 15-16 साल का जो शासन था, वो गरीबों का शासन था, सामाजिक न्याय का शासन था। नहीं तो बिहार में जो सामाजिक जो पिछड़ापन था, जो गैप था अगड़े पिछड़े का, उस गैप को लालू जी की सरकार ने भरा है। अब दूसरी बात, वर्तमान राजनीति की बात कर लूं, इनके पास क्या मुद्दा था? सवाल ये उठता है कि क्या पुल गिरने का मुद्दा था? 17 महीने में 12 पुल गिरे। भ्रष्टाचार का आलम आप देखिए, अभी कई स्टिंग ऑपरेशन हुए कि बिहार में किस तरह से शराब का सिंडिकेट सरकार के लोगों के मिली भगत से चलाया जा रहा था। ये इनके पास मुद्दा था बिहार के लोगों के लिए। देखिए तेजस्वी यादव का जो मेन मुद्दा था नौकरी का, नौकरी, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, ये सारे जो जनहित के जुड़े मुद्दे थे आस्था जी, इन मुद्दों पर बिहार का युवा वोटर, बिहार का जो भी जागरूक मतदाता है, सब लोगों ने झूम के वोट दिया है। और देखिएगा आप, ज्यादा दिन नहीं है, 2 से 3 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको पता चलेगा महागठबंधन की बम्पर मतलब जीत के साथ सरकार बन रही। जी, हमारे सहयोगी अमनदीप भी हमारे साथ है न्यूज रूम से, और जैसे कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी अमनदीप हम तक पहुंचाएंगी और हाथ से वो इशारा करेंगी ताकि मैं फौरन उनके पास आऊं ब्रेकिंग न्यूज के लिए। सचिन रावत जी का फिलहाल रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में। सचिन रावत जी, ये बताइए कि ये 65%, 67%, मतलब मिला जुलाकर अगर आप टोटल आंकड़े की बात करेंगे तो लगभग बिहार में 62% से ऊपर वोटिंग होगी, मतलब जो फाइनल आंकड़ा आएगा ओवरऑल दोनों फेजेस का मिला के। तो क्या आप भी, महागठबंधन में आपकी पार्टी है, जोर शोर से कांग्रेस ने भी माहौल बनाया था, हालांकि दूसरे फेज तक आते आते कहीं ना कहीं आपके माहौल में कुछ ठंडक नजर आई, तो क्या आप भी इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं? क्या आप भी मान रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए आस्था जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक ने बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ा। हम लोगों ने सबसे पहले जो कैंपेन चलाया श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा का, जिसमें लाखों लाख लोगों ने समर्थन किया। पूरे प्रदेश में हम लोगों ने एक माहौल क्रिएट किया कि जिस तरह से वोट चोरी सरकार के द्वारा लगातार की जा रही थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, वो जनता के सामने रखने का काम किया। बिहार की सम्मानित जनता ने आज भी मतदान में अपना अहम हिस्सा रख करके हम लोगों को जीत की सुनिश्चित करने का काम किया है। और पिछली बार जो आपने देखा होगा कि जिस तरह से नीतीश जी की सरकार हम लोगों के सहयोग में बनी थी और उसको चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और वहां चोरी करके दोबारा सरकार बनाई। ये लोग विधायक चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं, सरकारें चोरी करते हैं,
इन लोगों का काम ही है चोरी करना, क्योंकि इनके अब एजेंडे में हो चुका है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। इन लोगों ने बिहार में भी बिल्कुल SIR बिल्कुल कराया। मैं लौटूंगी और अब आपके यहाँ पास भी सचिन जी। SIR इस करा बीच रहे हैं। अमनदीप हाथ उठा रही हैं, उनके पास जानकारी है। जी अमनदीप। एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि महिलाओं ने इस बार वोट पिछले मुकाबले काफी ज्यादा दिया है। और अगर हम बिहार की बात करें तो महिलाओं को कहा जाता है कि नीतीश कुमार की पारंपरिक वोटर्स हैं। और अगर पिछले और भी कई स्टेट के हम रिजल्ट उठाकर देखें तो जहां जहां पर महिलाओं ने जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत दिया है या समर्थन दिया है, वहां पर उसी की सरकार बनी है। मैं चाहूंगी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन से इस पर रिएक्शन लीजिएगा कि महिलाओं से कितनी उम्मीद है, क्योंकि महिलाओं को लेकर दावे और वादे हर पार्टी ने किए थे। सचिन जी बात पूरी कीजिए। महिलाओं की अगर बात करें तो आधी आबादी और जाति धर्म से ऊपर वोट जो है वो बीजेपी को मिलता रहा है। यहाँ भी जेडीयू और नीतीश कुमार की जो छवि रही है, कहा जा रहा है महिलाओं को समर्थन उनको पूर्व में भी मिला है और यहाँ भी उनको फायदा होगा। देखिए आस्था जी, अमनदीप जी ने भी बहुत अच्छा सवाल किया है। और महिलाएं जो है, आधी आबादी जो है वो घर चलाने से लेकर के देश चलाने का काम कर रही हैं और बढ़ चढ़कर आगे हिस्सेदारी तय कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से महिलाएं सशक्त होकर के इस बार बिहार में उन्होंने अपना वोट पोल किया है और ज़्यादातर महिलाओं ने ही वोट पोल किया है, ये भी अगर सर्वे में आपने बताया है और हम लोगों ने भी देखा है कि जिस तरह से बढ़ चढ़ करके उन लोगों ने हिस्सा लिया है। महिलाएं कहीं ना कहीं अपना भविष्य और अपना आने वाला समय दे करके वो वोट करती हैं। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से लगातार नीतीश जी की सरकार और एनडीए की सरकार में जंगल राज व्याप्त था, लगातार महिलाओं को टारगेट किया गया, अपराध हुआ। चुनाव के ठीक 1 महीने पहले चुनावी लॉलीपॉप की तरीके उनके खातों में 10,000 रुपए भेज दिए। मतलब 10,000 रुपए में आप उनका वोट खरीद रहे हैं। ये एनडीए की सरकार ने काम करने, ये एनडीए की सरकार का जो काम था कि 10,000 में महिला का एक वोट खरीद लेंगे। उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। कौशल जी से इस पर जवाब लेंगे। हालांकि ये जो लोक लुभावनी स्कीम्स है, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव में पूर्व में हर पार्टी इस तरह का वादा करती आई है, उसको पूरा भी किया गया है। और आप भी याद कीजिए, कर्नाटक में जब आपकी सरकार बनी थी तो वहां पर भी 8,000 या कुछ इस तरीके का वादा किया गया था, उस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। मैं लौटूंगी। नरुल होदा जी हमारे साथ हैं, वीआईपी प्रवक्ता। नरुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में ज्यादा मतदान हुआ है, इस बात से आप लोग उत्साहित हैं या फिर कई बार जनता चौंकाने वाला फैसला सुना देती है? पूर्व में भी हमने कई जगहों पर देखा है। आस्था जी, आपने बताया कि जो अधिक मतदान होता है या मतदान का प्रतिशत अधिक होता है, वो एंटी इनकम्बेंसी का एक नॉर्मल जो सेट पैटर्न है या जो भारतीय चुनावी इतिहास। हाँ। जी। तो ये मूलतः जो है ना, इस बार जैसे आपने कहा महिलाएं भी आई हैं, युवा आए हैं, जो लोग छठ में आए थे, दिवाली में घर आए थे, उन सबका भी योगदान है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाहर से वो जो सर का जो जिसको कहते हैं ना खतरा था कि सर की वजह से एक वो था कि सारे लोगों के वोट फिर से वेरीफाई होंगे उनकी वोटर लिस्ट में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नीतीश जी का जो है ना, नीतीश जी के साथ जो भाजपा का व्यवहार है या नीतीश जी को पार्टी को खत्म करने का जो भाजपा का यहाँ बिहार में वो चल रहा है प्लानिंग, उससे सभी लोग ये सहमत हैं। और बिहार में जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरह नीतीश जी ठीक है, अच्छे थे, अच्छे हैं और वो हम सबके अभिभावक हैं, तो नीतीश जी की पार्टी को भी बचाना है और नीतीश जी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए युवा और नए नेतृत्व को लाना है। तो अभी समाजवादी और जो सेकुलर सरकार आनी है वो उसका मूलतः यही कारण है, बढ़े हुए परिवर्तन है। परिवर्तन चाहिए लोगों को, नया आप ये मान के चल रहे रोजगार महागठबंधन की सरकार बनेगी? जी, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। और वो जो भाई साहब जिन्होंने भाजपा से जिन्होंने आपने ओपनिंग कराई थी, तो वो भाजपा विरोधाभासी कहते हैं। उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात उन्होंने कहा कि वो जो है जंगल राज और लालू शासन और ये वो, तो आप सभी पैनलिस्ट मुझसे सहमत होंगे कि यह चुनाव क्या नीतीश जी के पिछले 20 साल के कार्यकाल पे लड़ा जा रहा है या उससे पहले के 15 साल के लालू जी के कार्यकाल पे लड़ा जा रहा है? दूसरा, अगर आप नीतीश जी के रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो आप किस बात का विकास और किस चीज की बात को लेकर जनता के सामने गए थे? आप अपने आप को खुद ही विरोधाभासी बातों में घेर रहे हो।
तो अगर आप उसी जंगल राज पे चुनाव लड़ रहे हो, जिस कथित जंगल राज का आप कह रहे हो आज से 35 साल पहले का चर्चा कर रहे हो, तो फिर आप नीतीश जी से कुछ पूछो, इस सरकार से, ठीक है। एनडीए की सरकार से पूछो तो वो 35 साल पहले चले जाते हैं, और आप मोदी जी से कुछ पूछो तो वो नेहरू जी पे चले जाते हैं। आप कह रहे हो कट्टा, अपराध, आतंकी घटना। ठीक है अनुरोध मेरे जी, मैं भाई, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। बहुत सारे सवाल आप उठा रहे हैं और यही सारे मुद्दे आप चुनावों में घेरते भी रहे हैं, लेकिन प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, ये पॉलिटिकल पार्टीज की तो बात आपने सुनी, एट द प्रेजेंट मोमेंट वो कहेंगे, इसको अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कहेंगे कि भाई ये वोटर टर्नआउट ज्यादा है तो हमारी सरकार है, या जनता कन्विंस है तो हमारी सरकार है। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट आप भी इस पूरे चुनाव को फॉलो कर रहे हैं, ये गुड गवर्नेंस वर्सेस बैड गवर्नेंस, बीजेपी इस तरह के कैंपेन को लेकर आगे बढ़ी है, और दूसरी तरफ महागठबंधन का ये दलील कि भाई बैड गवर्नेंस थी तो ठीक है, जनता ने नकार दिया, अब तो इतने वर्षों से आपकी सरकार है। नहीं, देखिए आस्था जी, अब आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। अब तो मतदाता ने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है, और लगभग अभी रुझान आ जाएगा कुछ देर बाद कि कितने % वोटिंग हुई है और कितना टर्नआउट हुआ है पिछले 2020 के मुकाबले। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वोटिंग जो टर्नआउट होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो अगर एंटी कंबेंसी अगर वोट अगर पड़ता है नीतीश सरकार के खिलाफ तो बदलाव का वोट माना जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वोटिंग % अगर बढ़ता है तो वो एक गुड गवर्नेंस के लिए भी बढ़ता है। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे युवा हो, वो कैसा बिहार चाहते हैं, क्या वो विकसित बिहार चाहते हैं, क्या वो पुराना वाला बिहार चाहते हैं या नया बिहार चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले चरण की वोटिंग टर्नआउट बढ़ना और दूसरे चरण का वोटिंग टर्नआउट बढ़ना, ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि शायद ये बदलाव का वोट है या सरकार वहां नीतीश की जा रही है, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। ये कोई भी राजनीतिक पंडित इसको नहीं आंक सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर विकसित बिहार और बदले हुए बिहार, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने वहां पे 20 साल काम किया है, और एंटी कंबेंसी मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की वहां दिखाई दी है ग्राउंड लेवल पे। लेकिन अगर यूथ मतदाता कि अगर वो तेजस्वी के साथ युवा मतदाता चला जाएगा तो सरकार बदल जाएगी। और भी मतदाता है, 1,97,00,000 का रेशियो पुरुष का है और महिलाओं का 1,72 का है। तो ऐसे स्थिति में महिलाओं का जो आधी आबादी का वोट है वो डबल इंजन की सरकार पर डिपेंड करता है। कि देखिए, मोदी जी भी गए वहां कैंपेन किया, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 25-30 सभाएं की वहां पे, और बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि बिहार की जनता को अपने राज्य के एक नेतृत्व को चुनना है। उनको ये देखना है कि हमने जो पहला बिहार पाया था 2005 के पहले का और 2025 का बिहार, क्या ये 20 साल में नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए काम किया या नहीं किया, या महिलाओं को क्या मिला। तो ये जो वोटिंग % टर्नआउट की आप बात कर रही हैं, इसमें दोनों तरीके की स्थितियां सामने आती हैं। या तो बदलाव की स्थिति हो सकती है, या फिर इस सरकार को और हम्बल एक मजबूत मेजॉरिटी मिलने जा रही है, एनडीए को और मजबूत बहुमत वहां मिलने जा रहा है। तो ये स्थितियां हैं। अब आरोप प्रत्यारोप पार्टी के लोग लगाएंगे, अभी जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी प्रवक्ता कह रहे थे, तो अब वो कहने से कुछ नहीं है। कांग्रेस तो बहुत कमजोर है वहां बिहार में चुनाव लड़ने की स्थिति में कांग्रेस नहीं थी। ऐसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है, इन्होंने अपने संगठन को नहीं बनाया आगे, और आरजेडी और ये सारे जो गठबंधन के दल हैं, ये निश्चित तौर पे अपनी बात करेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं, बहुमत से हम बना रहे हैं। लेकिन वोटिंग टर्नआउट के आधार पे कहीं ना कहीं बदलाव भी हो सकता है, और वर्तमान जो सरकार चल रही है उसको और हम्बल मेजॉरिटी भी मिल सकती है। ठीक है, चलिए, ये तो बात रही कि वोटर टर्नआउट कितना हुआ, उस हिसाब से आकलन किए गए। लेकिन अब बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, महागठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। दूसरी तरफ जेडीयू है, बीजेपी है, इतने साल सरकार चलाने के बाद मजबूती से चुनाव लड़ना, उसका जवाब देना, किन मुद्दों को आप बड़ा करेंगे, विपक्ष के मुद्दों का आप किस तरह जवाब देंगे, वो बहुत हद तक मायने रखता है। उसके साथ साथ एलाइज अगर हम उठा करके देखें, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर कौशल कांत, आपके साथ चिराग पासवान है, ठीक है, सोशल कोलिएशन की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा का जुड़ना एनडीए को एक तरह से कास्ट अर्थमेटिक में फायदा देगा, ऐसा आकलन किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप महागठबंधन को उठाकर देखें तो वहां पर सहनी और आईपी गुप्ता का असर है। कितना असर है इस कोलिएशन, एक तरफ आपका, एक तरफ विपक्षी महागठबंधन का?
आस्था जी, पहले तो इतने सारे सवाल हुए और मुझे खुशी है, मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि ये जो प्रवक्ता बैठ रहे हैं इनके हिसाब से महागठबंधन जीत रहा, यानी कि ये इस बात का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आस्था जी, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, बाद में कोट करने को काम आएगा 14 तारीख को, कि मतलब चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है, चुनाव ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है, ईवीएम हैक नहीं हुई है और सब